मुज़ाकरात की मेज दूसरी दफा सज रही है। जी जी। विनिंग ट्रॉफी फिर नहीं मिल पा रही ना, वो गुम है बीच में से। ईरान ने ऑब्वियसली स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोला, तो प्रेसिडेंट ट्रंप को भी चाहिए था कि आप बैक ऑफ कर जाते ब्लॉकेड से, टेम्परेरी से। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने, आपने नोट किया होगा कि वो पोस्टरिंग से साबित करना चाह रहे हैं कि मैं हारा नहीं। कि अमेरिका ज्यादा कीन लग रहा है ईरान से मुज़ाकरात के लिए। जो कीननेस कह रहे हैं ना, वही तो एक बहुत सारी दुनिया फिर उनकी कमजोरी गिनना शुरू कर देती है। तो ईरान भी ये चाहता है कि रोजाना इतना नुकसान उठा के मैं बार्गेनिंग लीवरेज नहीं ले सकता, हर 6 महीने बाद इतना नुकसान नहीं उठाया जा सकता। तो क्योंकि उसने नुकसान उठा लिया हुआ है, तो वो चाहता है कि इसकी मेरी बेस्ट वैल्यू मिले इन कंपनसेशन। नहीं तो पर अब ये ठीक है, बेस्ट वैल्यू इन कॉम्पनसेशन उन्हें क्या हो सकती है? सैंक्शंस हट सकती हैं। बेस्ट वैल्यू इन कॉम्पनसेशन क्या हो सकती है? उनको दुनिया में तेल बेचने की इजाजत हो सकती है। बिल्कुल आपने सबका कहा, लेकिन एक मैं और, ईरान पर हर 6 महीने बाद या साल बाद कोई और नहीं चढ़ दौड़ेगा इस बुनियाद पर कि उनके पास न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का प्रोग्राम एनरिचमेंट का है। ये नहीं होना चाहिए उनके लिए, ये सबसे जस्टिफाइड है एक मुल्क की। वो नहीं चाहते थे कि जेडी वैंस मैन ऑफ पीस बने, और मैन ऑफ पीस डोनाल्ड ट्रंप खुद बनना चाहते हैं। कि अगर वो ज्यादा सख्ती करते हैं तो बार्गेनिंग मिलने का चांस होता है, लेकिन अगर बहुत नरमी करते हैं तो फिर ये जाता है कि ईरान तो जंग जीत गया है, अब ये कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं और डेस्परेट है विक्ट्री के लिए, या कम से कम डील किसी के लिए। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर कौन बंद कराएगा? ट्रुथ सोशल अगर उनका कहते हैं 2 दिन बंद हो जाए तो जंग भी बंद हो जाएगी। बिल्कुल। जो गारंटी ईरान मांगता है कि वो आइंदा मेरी सॉवरेनिटी पे हमला नहीं होगा, वो गारंटी पाकिस्तान दे सकता है? आई थिंक पाकिस्तान स्टैंड अलोन इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए। इसमें चाइना को, ऑब्वियसली रूस को और बड़े मुल्क आ सकते हैं। पाकिस्तान का रोल क्या देखते हैं इस पीस एग्रीमेंट के बाद? डन, वी आर आउट ऑफ इट, हमारा काम खत्म हो गया नाउ। क्योंकि नेतन्याहू के साथ जाकर 26 फरवरी को जाके मुलाकात करके अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर कह देगा कि आप फादर स्टेट हो, हम मदर स्टेट है, आपकी पेन हमारी पेन है, तो फिर जब नेतन्याहू की पेन ओन करेंगे तो फिर फलस्तीनियों की पेन तो ओन नहीं ना कर सकते आप। इंडिया को वापस चाबहार दे देगा सैंक्शंस खत्म होने के बाद? मुजम्मिल साहब, ये वो इंडिया है जिसने, इंदिरा गांधी ने ट्रूप्स वियतनाम नहीं भेजे थे, कि इंडिया ने बहुत पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव रोल प्ले किया ईरान में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ईरान अमेरिका जंग के दौरान अक्सर खालिद चिश्ती साहब के साथ हम बात करते रहे इस जंग की सूरत हाल के ऊपर से, इनका एनालिसिस लेते रहे कि जंग में किस फ्रीक की क्या पोजीशन है। कुछ पीस टॉक्स आ गई हैं और मैं इससे पहले कि इनसे बात करूं, कतरी टीवी को ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी के जो तर्जुमान है उन्होंने कहा है कि हम मुज़ाकरात से भाग नहीं रहे, हम पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं। तो कम से कम ईरानियंस आ ज़रूर रहे हैं। अब कामयाबी नाकामी की अपनी बात है, उनका आने की कुछ कन्फर्मेशंस आ गई हैं। तो अब मैंने सोचा खालिद चिश्ती साहब से आगे की बात करें। अस्सलाम वालेकुम खालिद चिश्ती साहब। जी बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, आपने थोड़े से मुझे नजूमी बना देना लगता है जिस तरह आप कर रहे हैं। आगे की आगे की बात करें ना। आगे देखिए की बात इनसे करते हैं। चिश्ती साहब, आप हमेशा ये कहते थे कि ट्रम्प को भी विनिंग ट्रॉफी चाहिए और पासदारान इनकलाब को भी विनिंग ट्रॉफी चाहिए। इस जी जंग के खत्म होने का एक ही रास्ता है कि दोनों को विनिंग ट्रॉफी चाहिए। मेरी आपकी कई दफा बात हुई। जी लेकिन मुज़ाकरात की मेज दूसरी दफा सज रही है। जी जी। विनिंग ट्रॉफी फिर नहीं मिल पा रही ना, वो गुम है बीच में से, तो फिर मुज़ाकरात की मेज नाकाम हो जाती है। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, शुक्रिया आपने इनवाइट किया येट अगेन। अल्हम्दुलिल्लाह आप भरोसा करते हैं, याद रखते हैं। लेकिन ये जो विनिंग ट्रॉफी जिसकी मैं बात करता रहा हूँ, वो आज भी वही वैलिड है। विनिंग ट्रॉफी इसलिए कि अब मेजरेबल टर्म में नहीं मिल रही, यानी फिजिकली जिसको दिखाया जा सके कि जनाब ये रहा न्यूक्लियर रिच सारा मटेरियल जो हम उठा कर ले आए हैं, ये रही रजीम चेंज, ये रहा फुट ऑन ग्राउंड, वो तो हो नहीं रहा। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने, आपने नोट किया होगा कि वो पोस्टरिंग से साबित करना चाह रहे हैं कि मैं हारा नहीं। वो इतने अग्रेसिव बयान देते हैं जिससे उनके लोगों को, ये कम से कम उनके जो हार्ड लाइनर हैं, जो फॉलोअर्स हैं उनके, उनको ये जरूर ये एहसास हो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत बड़ी ट्रॉफी दी है। ये जो सिंबॉलिकली कर रहे हैं, जबकि है मेरे हिसाब से मिलिट्री जो एक्शन ले रहे हैं, खासतौर पर ईरान के जहाज पे हमला किया, उसको जी हमने निशाना बना के इंजन को सुराख कर दिया, उसमें आग लगा दिया, ये इतनी टैक्टिकल विक्ट्री है कि सुपर वॉर को सूट नहीं करती। लेकिन वो अपना पोस्चरिंग साबित करना चाहते हैं, अपनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं डिटर्मिनेशन कि मैं हारा नहीं हूं, मेरी कैपेबिलिटी भी इंटैक्ट है, मेरा रिजॉल्व भी इंटैक्ट है, और विनिंग ट्रॉफी ऑलमोस्ट यही है कि देखें मैं किसी तरह से डिफीटेड माइंडसेट के साथ मुज़ाकरात में नहीं जा रहा।
एक और साबित करने के लिए मैं मिसाल देता चलूं कि जो ईरान ने ऑब्वियसली स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोला, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी चाहिए था कि आप बैक ऑफ कर जाते ब्लॉकेड से, टेम्परेरी से। ब्लॉकेड का मतलब कोई लोगों को शायद पिक्चर हो कि ये कोई ऑन ऑफ स्विच होता है कि ब्लॉकेड खत्म हो गया, ब्लॉकेड ऑन हो गया। जब ये हो रहा था तब भी मैंने कहा था ये बड़ा मुश्किल है अमेरिका के लिए मेंटेन करना, और हमने देखा कि निकल जाते हैं जहाज कुछ। जब ये पुल बैक करना है तो आपके दर्जनों जो डिस्ट्रॉयर्स इस एरिया में हैं, तो आप 10 किलोमीटर पीछे गए भी कह सकते हैं कि हमने खत्म कर दिया, ये टेम्पररी 10 दिन ट्रैफिक गुजर भी जाती तो क्या हो जाना था। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते थे दो चीज। एक तो ईरान ने इनको थ्रू आउट रिएक्शन डिलेमा में रखा है। ईरान ने, उन्होंने फुट ऑन ग्राउंड नहीं होने दिया, रजीम चेंज नहीं हुई, उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, उन्होंने रीजनलाइज कर दिया जंग को, अमेरिका कंट्रोल नहीं कर सका, अपने एयर बेसिस पर हिट करवा लिया अमेरिका ने, उनको नहीं रोक सके, फुट ऑन ग्राउंड किया, खार्ग आइलैंड का कहा। तो ये रिएक्शन होता है, मिलिट्री टर्म में इसको कहते हैं कि अगर आपका दुश्मन आपके रिएक्शन रूप में आ जाए, यानी वो विक्टिम बन जाए या रिएक्टिव हो जाए, इनिशिएटिव उसका कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो आधी जंग आप जीत चुके होते हैं, जो ईरान ने निस्बतन कामयाबी से किया। अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर बैक बाय इजराइल, उसने एक रिएक्शन डायलेमा में आ गया, यानी जो ईरान एक्शन लेता था उसका काउंटर अमेरिका करता था। ये जो ब्लॉकेड किया था, ये पहली दफा अमेरिका ने काउंटर ऑफेंसिव किया था। काउंटर मतलब है कि रिएक्शन में ईरान को वो चाहता था कि डले, कामयाबी मिली उसको निस्बतन। लेकिन उसके बाद जब एक पीस सीज फायर हो गई, तो फिर अब वॉर ट्रॉफी की शक्ल में अभी भी अगर आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात कर रहा हूं, मेरी तो ऑलमोस्ट डिक्टेशन हो रही है। दूसरी तरफ जब आप देखते हैं, जब आप इतना गुस्सा करते हैं, इस तरह के जेस्चर्स करते हैं, तो इकोनॉमी जो क्रैश करती है, फिर ऑयल प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। फिर साथ ही आप ये कह देते हैं कि मैं खुद भी पाकिस्तान जा सकता हूं, फिर साथ ही आप ये कह देते हैं कि मैं डेलीगेशन रवाना हो रहा है, ताकि दुनिया में जो हिजान खेजी है, जो एग्जाइटी है, उसको भी कूल डाउन कर रहे हैं। तो आई थिंक बड़ा मुश्किल से बैलेंस कर पा रहे हैं। कभी वो इसी वजह से देख रहे हैं कि कभी प्रेसिडेंट ट्रम्प बड़ी सुलह जो बातें करते हैं और अगले दिन कहते हैं कि वो तहजीब वाला मुझे अभी भी याद है कि मैं फिर से डिस्ट्रक्शन शुरू कर दूंगा। तो आई थिंक रिएक्शन डायलेमा इस वक्त अमेरिका की तरफ ज्यादा मुझे लग रहा है, अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली आपको ये लग रहा है, लेकिन अमेरिका कीन भी लग रहा है मुज़ाकरात के लिए। ये उसकी एक वजह है कि अमेरिका ज्यादा कीन लग रहा है ईरान से मुज़ाकरात के लिए। आपको लगता है सेकंड राउंड कामयाब होगा या थर्ड फोर्थ राउंड तक बात जाएगी? जो कीननेस कह रहे हैं ना, वही तो एक बहुत सारी दुनिया फिर उनकी कमजोरी गिनना शुरू कर देती है। जो आप कह रहे हैं, तो इससे प्रेसिडेंट ट्रम्प को लगता है कि अगर सोरवर्दी साहब कह रहे हैं कि मैं कीन हूं, इसका मतलब मैं कमजोर हूं। हम्म। तो वो उसको काउंटर करने के लिए फिर इस तरह के मूव करता है कि बैरी जहाज को हिट कर दिया, स्ट्राइक बैक करने का ऑर्डर दे दिया, आपने कहा नहीं मैं ब्लॉकेड हटाऊंगा। तो ये उसी डिलेमा में फंसे हुए हैं कि जब मैं सॉफ्ट होता हूं तो लोग मुझे सॉफ्ट ना समझे, जब मैं सख्त स्टांस लेता हूं तो मुझे सख्त समझते हैं, तो मार्केटें बैठ जाती हैं। तो अब आते हैं किस तरह के, ये कितना, देखिए मेरी नॉलेज के मुताबिक पिछले भी जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें ऑलमोस्ट सर्टन हो चुका था कि एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन फिर जाहिर है इसमें रॉकेट साइंस कोई नहीं है कि इजराइल एक शो स्टॉपर है। दूसरा एक एलिमेंट जो उनके क्रिटिक्स कहते हैं, और मेरा भी थोड़ा बहुत उसकी तरफ मानने को दिल करता है, कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये शौक है कि उनको जाना जाए कि मैन ऑफ पीस हूं मैं। ये वही प्रेसिडेंट है जो इलेक्शन कैंपेन में कहा करते थे कि वर वी नॉट स्टूपिड व्हेन वी वर फाइटिंग एंड सेंडिंग आवर ट्रूप्स अक्रॉस द बॉर्डर। तो वो एक एक्सट्रीम से इस तरफ आ गए हैं दोबारा। जो एक एक्सट्रीम उन्होंने अगेंस्ट वॉर ली हुई थी, आज दुनिया उनको प्रो वॉर समझ रही है कि ही इज द मैन ऑफ वॉर। तो जेडी वैंस अगर यहां साइन कर देते हाइपोथेटिकली, तो वो मैन ऑफ पीस होते, ट्रॉफी उनके तहत चली जाती। प्रेसिडेंट ट्रम्प कैसा गुजारते 2.5 साल का जो टेन्योर उनका रह गया अंडर द शेडो ऑफ जेडी वैंस के, वो स्टेट्समैन है और ये मैन ऑफ वॉर है। तो आई थिंक वो चाहते थे कि मेरा नाम ही आए, मैं ही फ्रंट पे आऊं, मैं ही मैन ऑफ पीस हूं, मैंने ही जो वॉश ऑफ करनी है चीजें नेगेटिविटी मैं ही करके जाऊं, ताकि क्रेडिट भी मुझे मिले। ऑन टॉप ऑफ दैट एक और चीज देखे, मैं अमेरिका में कुछ लोगों से बातें करता रहता हूँ, दोनों पार्टीज में है, जो डेमोक्रेट में भी है और रिपब्लिकन में भी है। तो रिपब्लिकन के लोग मुझे कंफर्म कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये कहा गया है कि आप 2.5 साल सिर्फ रह गए अगर आप पूरा सर्वाइव कर जाते हैं, और इस 2.5 साल के अंदर ऑलमोस्ट अगर आप सर्वाइव कर भी जाते हैं तो रिपब्लिकन पार्टी के लिए सस्टेन करना आपका जो बैगेज है उसको बड़ा मुश्किल होगा, इस वॉर को डिफेंड करना। तो आप खुद ही ऐसा सेफ, ग्रेसफुल एंड पॉजिटिव एग्जिट प्लान स्टार्ट कर लें, ताकि हम प्लस प्लस हों और डेमोक्रेट्स को ऑब्वियसली मौका ना मिले कि हमने एक जंग सिर्फ शुरू नहीं की बल्कि नुकसान पहुंचाया, तो हम ये कह सकेंगे कि हम हारे हैं। समथिंग विच शुड लुक लाइक ए विक्ट्री, जो पिछले अपने टॉक में भी यही बातें कही थी। तो आई थिंक मुज़ाकरात पॉसिबल अभी हैं, कि मैं अभी मायूस नहीं हूं। ऑन ग्राउंड काफी डेवलपमेंट हुई हुई है डेफिनेटली, मोर ऑफ स्मूथनिंग या छोटा मोटा प्रोसीजरल रहता है कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट वही जो आखिरी बात मैं कह रहा हूं कि वो लुक लाइक अ विक्ट्री जरूर चाहते हैं, जो भी एग्रीमेंट हो। ईरान पर भी बहुत प्रेशर है ना, कि ईरान चाहता है कि अभी उसके मुजाहरे हुए थे नवंबर दिसंबर में, आपने देखा था, इमरान ईरान की भी एक ऑपोजिशन है, ईरान ने इतना कम बैक किया है, ईरान ने इतनी रेजिलियंस दिखाई है।
तो ईरान भी ये चाहता है कि रोजाना इतना नुकसान उठा के मैं बार्गेनिंग लीवरेज नहीं ले सकता, हर 6 महीने बाद इतना नुकसान नहीं उठाया जा सकता। तो क्योंकि उसने नुकसान उठा लिया हुआ है, तो वो चाहता है कि इसकी मेरी बेस्ट वैल्यू मिले इन कंपनसेशन। नहीं तो पर अब ये ठीक है, बेस्ट वैल्यू इन कॉम्पनसेशन उन्हें क्या हो सकती है? सैंक्शंस हट सकती हैं। बेस्ट वैल्यू इन कॉम्पनसेशन क्या हो सकती है? उनको दुनिया में तेल बेचने की इजाजत हो सकती है। बेस्ट वैल्यू इन कॉम्पनसेशन जो है वो कुछ फ्रोजन एसिड से पैसे हो सकते हैं, यही हो सकता है ना। और बेस्ट वैल्यू इन कॉम्पनसेशन उन्हें क्या मिल सकता है? बिल्कुल आपने सबका कहा, लेकिन एक मैं और मेरे नजर में सबसे लेजिटिमेट उनकी वो डिमांड है, और अगर किसी तरह वो इंश्योर कराया जा सके तो वो नंबर वन होनी चाहिए इनकी। वो ये होनी चाहिए कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ गारंटी कि ईरान पर हर 6 महीने बाद या साल बाद कोई और नहीं चढ़ दौड़ेगा इस बुनियाद पर कि उनके पास न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का प्रोग्राम एनरिचमेंट का है। ये नहीं होना चाहिए उनके लिए, ये सबसे जस्टिफाइड है एक मुल्क की। जाहिर है इतना नुकसान उठा के 49 लीडर इस दफा शहीद करवाए, 37 पिछली दफा शहीद करवाए, 19 साइंटिस्ट मारे गए, 170 के करीब बच्चियां शहीद कर दी गई। तो आया ये कोई मुल्क हर 6 महीने बाद दे सकता है? कोई इस तरह की कुर्बानी नहीं दे सकता। अपार्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर, मिलिट्री, वेपन्स, स्टोरेज, ये तो सारी की तो सारी वो तो आप उसके लिए तो उन्हें अमेरिका और इसराइल के साथ नो वॉर पैक्ट करना पड़ेगा ना, पीस करना पड़ेगा। तो वो मैं इसके यही लिए अर्ज कर रहा हूँ उसके लिए उन्हें अमेरिका के साथ सफारती ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। उसके लिए नहीं उन्हें नहीं नहीं, अमेरिका के साथ सुलह करनी पड़ेगी। दो मुल्क तभी नहीं नहीं लड़ते जब उनकी आपस में सुलह होती है। जब उनकी आपस में लड़ाई होती है तो लड़ते ही हैं। जी। अब लेकिन लड़के देख लिया ना, अब 6 महीने में फिर लड़के देखना है हमें, फिर दोबारा दुनिया को हॉस्टेज बनाना है, अपने इकोनॉमी को भी और वर्ल्ड पीस को भी। तो आप इनको मेच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। ईरान का भी बहुत नुकसान हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान सुपर हीरो है, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, वो 6 महीने बाद फिर दोबारा बीटिंग इतनी ले लेगा, नहीं। मैं तो अर्ज कर रहा हूं ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनको ने भी ये डिस्ट्रक्शन, ये जो मैसिव किस्म का जो उनका नुकसान हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, हार्डवेयर का, वो नहीं ले सकेंगे। इसी वजह से आपने नोट किया कि इसराइल चाहता है कि अगर जंग बंद हो तो उससे पहले मैं मैक्सिमम फिजिकल डिस्ट्रक्शन इतनी कर दूं कि अगर ये सैंक्शंस उठ भी जाएं, अगर इनको तेल बरामद करने का मिल भी जाए अपॉर्चुनिटी, तो आने वाले 25-30 साल ईरान जो है वो अपना बेसिक सिविक फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इनमें लगा रहे ताकि रिकवरी में लगा रहे, और न्यूक्लियर या बैलिस्टिक या क्रूज या हाइपरसोनिक का सोचे ही ना। तो आई थिंक अपने अपने ऑब्जेक्टिव है, डिप्लोमेटिक टाई जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस करवाना ईरान को कि अब अगर आप एग्रीमेंट करेंगे तो ये मैकेनिज्म, मैं नहीं कुछ कह सकता अभी कि कौन गारंटी देगा, चाइना देगा, रूस देगा, सारे मिलकर देंगे, पाकिस्तान अकेला देने के लिए काफी होगा दोनों को, वो अभी देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे लेजिटिमेट उनका ये है। नंबर 2 उनका सैंक्शन वाला भी है, जाहिर है। नंबर 3 उनका ये भी है डेफिनेटली कि आप जो फ्रोजन एसेट है वो हमारे अनफ्रीज करें, तो कि दुनिया में इसके पास तीसरे नंबर पर तेल है और एक्सपोर्ट करता है वो दुनिया का 4% सिर्फ। तो आप खुद डायलेमा देखें ना कि क्या हो रहा है। और ये आपके व्यूअर्स, आप नौजवान बहुत ज्यादा होंगे आई एम श्योर, तो उनको बताना चाहिए कि ये जो न्यूक्लियर प्लांट, एनरिचमेंट प्लांट की बात हो रही है, ये लगा कब था? ये किसने दिया था इनको? ये अमेरिका ने दिया था इनको, शाह फरहान के जमाने में दिया था। उन्होंने आके सारा सेटअप किया था। तो ये अमेरिका का ही दिया हुआ तोहफा है उनको, आप उसी पे आप कर रहे हैं क्योंकि उस वक्त आपकी प्रो अमेरिका हुकूमत थी, तो आपको सूट करता था तो आपने वो कर लिया। नहीं किया तो अब आप कहते हैं कि अब हम उसके मुखालिफ हैं आप। वो अपना तोहफा वापस मांग, लड़ाई हो जाए तो फिर बच्चे आपस में एक दूसरे से कजन्स तोहफा वापस भी तो मांग लेते हैं ना। हैं? गुड। जी हैं? जी 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 जब जी जी बच्चे जी। आपस में लड़ पड़ते हैं तो फिर वो कहते नहीं है मेरा तोहफा वापस कर दो, हाँ मैंने, हाँ मेरी 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 पेंसिल वापस करो, मेरी कॉपी वापस। मेरी कॉपी वापस करो। तो ये तो कुछ वो वाला हो गया। Now next 48 hours, I'm talking to you about Tuesday and Wednesday. How do you see Tuesday and Wednesday in Islam? मैं तो अभी बड़ा पॉजिटिव अभी देख रहा हूँ। मैं तो थ्रू आउट, मैं अपनी जंग के अंदर भी कहा करता था, जब 10 मई हुई थी, जंग बंद हो गई, तो मैंने कहा कि इंडियन लीडरशिप को चाहिए 1.4 बिलियन लोगों को हॉस्टेज ना बनाए। मैंने इस वक्त, मैं फॉर्मर फाइटर पायलट होकर, लोग मुझे कहते थे यार आप तो फाइटर पायलट है, आपके तो नाम के साथ फाइटर लगा, तो आपको लड़ना चाहिए। तो मैंने कहा यार लड़ने का मकसद एक होना चाहिए ना, जब दुनिया का अगर 1.8 बिलियन लोग इंडिया पाकिस्तान के अगर आपने हॉस्टेज बना देने हैं सिर्फ एक गलत डिसीजन मेकिंग पे, तो मैं तो आज भी चाहता हूँ कि दुनिया में पीस हो। अमेरिका को रियलाइज करना चाहिए कि आप बहुत सुपर पावर हैं, इसमें कोई डिनाइल ही नहीं है। द मोस्ट स्ट्रांग मैन इस वक्त दुनिया के अगर ग्लोब पे है तो प्रेसिडेंट ट्रम्प अभी भी हैं। लेकिन उनको ये ग्रेस दिखाना पड़ेगा कि एक बड़ा होना एक और चीज है, बड़ा सोमो रेसलर भी होता है, लेकिन फिर एक एलिमेंट ऑफ ग्रेस भी आपने देना होता है कि आप अपने कद के, अपने स्टेचर के शायान शान अमल भी करें, फैसले भी लें, और दुनिया को स्प्रेड आउट करें अपनी स्ट्रेंथ का बेनिफिट, जो कि पीस है, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ है।
अब आपके व्यूअर्स को एक और इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं कि ये अमेरिका आज का नहीं है। एक रिस्पेक्टेबल डॉलर कहां से ऊपर बढ़ गया? डॉलर यहां से बढ़ गया कि देखिए 1798 में एक क्वासी वॉर हुई थी। इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान एक्चुअल जंग हो रही थी। फ्रांस ने थ्रेट किया था कि मैं जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है उनको मैं इंटरप्ट कर दूंगा, ब्लॉकेड करूंगा। तो अमेरिका ने फ्रांस से आकर जंग लड़ी थी कि तुम्हारा यह हक नहीं है कि तुम सी लाइन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ सी लाइंस को हमला करो। कुछ 1.5-2 साल जंग चली थी फ्रांस और अमेरिका की, जबकि अमेरिका जंग में नहीं था। मैं सिर्फ मिसाल ये दे रहा हूं कि अमेरिका तो हम वो जानते हैं। 1920 में जब रिसेशन हुआ, जब वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर वन के बाद, तो सारी दुनिया कन्वर्ज हुई लड़ाई के लिए। अमेरिका ने कहा जनाब मैं एक न्यूट्रल हूं क्योंकि मैं 10,000 मील दूर हूं, तो सबको कन्वर्ज किया, इकोनॉमी की ट्रस्ट डेवलप किया, और डॉलर इसीलिए वो रेलेवेंट हो गया और आज तक रेलेवेंट है। तो अमेरिका तो वो मुल्क है जो वैल्यूज के ऊपर, रूल ऑफ लॉ का सबसे बड़ा नुमाइंदा रहा है। ये वो अमेरिका है जिसने कहा था स्टेट ऑफ हॉर्मोज के नहीं, नहीं, स्टेट ऑफ मलाका जो यहां से मलेशिया के पास है, वो अमेरिका से बहुत दूर है, लेकिन उन्होंने कहा था मेरी प्रेजेंस वहां इसलिए जरूरी है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रहनी चाहिए। तो ये वो अमेरिका मैं जानता हूं कि जब आप एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक दुनिया के एक कोने में इन्फोर्स करना चाहते हैं और अपनी प्रेजेंस मिलिट्री की रखना चाहते हैं कि कोई इंटरप्ट ना करे, और वहां मलाका में अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है? सिर्फ ये कि साउथ चाइना सी से जो ट्रैफिक आती है उस पर नजर रखनी है मैंने, कोई इंटरप्ट ना करे, मेरी कंट्रोल में होना चाहिए, विजिबिलिटी मेरी होनी चाहिए। अमेरिका वहां पे कोई वो जहाज तो तबाह नहीं करता, लेकिन विजिबिलिटी रखना चाहता है। तो मैं सिर्फ रिलेट कर पा रहा हूं इतनी दूर से इतनी दूर तक कि अमेरिका तो वो मुल्क था जिसको हम जानते थे कि वो पीस लविंग रूल ऑफ लॉ पे चलता है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि नहीं, मेरी मर्जी से मैं तहजीब भी खत्म कर दूंगा, सिविलियन ब्रिजेस भी उड़ा दूंगा, जो जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। आप कर ही नहीं सकते बाय डिजाइन किसी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ, हमने तो कभी किसी वॉर प्लान में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को कभी ना प्लान किया, ना टारगेट किया, ना डिजाइन किया, ना वॉर प्लान का हिस्सा बनाया। तो हम तो बड़े एथिक्स और मोरालिटी के अच्छा, साथ रहेंगे। प्रेसिडेंट एक कुछ लोग एक मंजरनामा कह रहे हैं कि अब शायद बमबारी ना शुरू हो। अब अमेरिकन को ये अकल आ गई है कि नेवल ब्लॉकेट जो है वो ज्यादा रिजल्ट्स देगा बमबारी से। और अगर ईरान को 1 डेढ़ महीना 2 महीने स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद रख ले और ये 2 महीने नेवल ब्लॉकेट रख लें, तो ईरान इकोनॉमिकली मजीद डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि वो जो 4% भी एक्सपोर्ट करता है वो भी नहीं करने के काबिल होगा। जीरो हो जाएगी उसकी तेल की एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट भी जीरो हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि इसलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प नेवल ब्लॉकेट नहीं खत्म करना चाहते, कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मस एक वाइल्ड कार्ड है तो नेवल ब्लॉकेट तो उससे बड़ा वाइल्ड कार्ड है। जो रखा जाए तो ईरान इकोनॉमिकली कोलैप्स कर जाएगा। इस जंग के दौरान तो ईरान ने खूब तेल बेचा है और पैसे बनाए हैं, तो तेल बेचना बंद करने के लिए नेवल ब्लॉकेट जरूरी है। देखिए मुजम्मिल साहब, ये तेल बेचने किसने दिया? पहली बात तो ये। और अमेरिका ने। अमेरिका क्यों इतना रिलैक्स रहा कि वो आता जाता रहे वहां से तेल मुल्क ले जाते रहे? अमेरिका नहीं चाहता था कि जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं उसका जिम्मेदार प्रेसिडेंट ट्रंप को ठहराया जाए। वो बाय डिजाइन था। आया, उनको पहले समझ नहीं आई कि हम पहले दिन ही ब्लॉकेड कर देते तो तेल रोक देते, तेल रोक देते तो ऑयल प्राइस 300 पे चली जाती, डॉलर पे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ये, जैसे मैंने कहा, ये रिएक्शन डिलेमा में है इस वक्त कि या किसको पकड़ता हूं और किसको छोड़ता हूं। दोनों के अपना अपना प्राइस टैग लगा हुआ है। अगर आप सख्ती करते हैं, जीरो ऑयल जाने देते हैं, कीमतें चढ़ जाती हैं, किसको ब्लेम होगा? किसको प्रेशर आएगा? इवन अमेरिका में तेल महंगा हो रहा है। ये तो नहीं कि हम जो कहते थे 1% तेल सिर्फ हम चाहते हैं, हमारी तो डिपेंडेंसी है ही 1% तेल की स्टेट ऑफ हॉर्मोज से, वो क्यों तेल महंगा खरीद रहे हैं? क्योंकि दुनिया में ऑयल प्राइसेस चढ़ गई हैं। बॉर्डर तो नहीं देखता जो ऑयल प्राइस बढ़ती है कि इस बॉर्डर तक ऑयल प्राइस बढ़ी, इसने। तो प्रेसिडेंट ट्रंप एक रिएक्शन डायलेमा में है। ये डेफिनेटली मैं पहले दिन से सोचता था कि इसको ब्लॉकेड अमेरिका कर सकता है, ऑल्दो बड़ा चैलेंजिंग होगा। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के पास बहुत ज्यादा वाइज ऐसे एडवाइजर होंगे जिन्होंने कहा होगा अगर आप ये ब्लॉक करेंगे तो तेल चला जाएगा बहुत ऊपर, स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ जाएंगी, क्लैप्स कर देंगी, उसकी डॉलर बैठ जाएगा। तो आई थिंक पहले लुक दी अदर साइड उन्होंने खुद किया, उन्होंने करने दिया बाय डिजाइन। लेकिन अब आने वाले वक्तों में भी मुझे डाउट है, वो अभी भी इसको प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे, नेगोशिएशन स्किल के तौर पे तो यूज कर रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो परमानेंट ये करना चाहेंगे। परमानेंट करने के ईरान से ज्यादा उनको खुद नुकसान ज्यादा है। ईरान तो ये चाहता है, ये आखिरी बात है इस पे, ईरान ये चाहेगा कि ऑयल प्राइस इतनी बढ़े। मैं तो पहले ही सफर कर रहा हूं, हर अमरीकी भी सफर करे ताकि इंटरनली प्रेशर अमेरिका पे डेवलप हो प्रेसिडेंट के ऊपर। तो ये भी ईरान की फेवर में चला जाएगा लॉन्ग टर्म में। ये भी नोट कर लीजिएगा बाद में। अच्छा, अब आपने कहा कि वो नहीं चाहते थे कि जेडी वैंस मैन ऑफ पीस बने, और मैन ऑफ पीस डोनाल्ड ट्रंप खुद बनना चाहते हैं। तो अगर वो मैन ऑफ पीस बनना चाहते हैं तो फिर तो उन्हें ईरान के साथ कुछ ले दे करके, पीस करके तो साइन करने आ जाना चाहिए जुमेरात जुम्मे को।
फिर क्यों नहीं वो, अगर वो मैन ऑफ पीस बनने का चांस तो उनके पास मौजूद है, उसके लिए उन्हें ईरान की एक दो ज्यादा शर्तें ही माननी है ना। वो उसके मैन ऑफ पीस का टाइटल लेने के लिए वो एक दो कंसेशन देने के लिए क्यों तैयार नहीं है, और क्यों हार्ड बार्गेन कर रहे हैं? नहीं, इतना सिंपल नहीं है। मैं पहले सवाल के जवाब में अर्ज किया था मुजम्मिल साहब कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं तो उनके मुखालफिन कहते हैं कि हम हार गए, अमेरिका अमेरिका कॉम्प्रोमाइज कर गया है, अमेरिका ने अपना इमेज लूज कर दिया है। तो वो उधर लूज कर जाते हैं उस फ्रंट पे। इस वक्त दोनों तरफ से खेलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसे मैंने ऑयल के बारे में अर्ज किया, प्रेसिडेंट ट्रंप अपने इमेज के बारे में, अपनी पॉपुलैरिटी पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे। उनको ये क्लैरिटी नहीं मेरे ख्याल में कि अगर वो ज्यादा सख्ती करते हैं तो बार्गेनिंग मिलने का चांस होता है, लेकिन अगर बहुत नरमी करते हैं तो फिर ये जाता है कि ईरान तो जंग जीत गया है, अब ये कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं और डेस्परेट है विक्ट्री के लिए या कम से कम डील किसी के लिए। तो ये आई थिंक बड़ा थिन लाइन है। इसीलिए आपने देखा सुबह वो कुछ कहते हैं, आपको लगता है सब ठीक है, दस्तखत हो जाएंगे, शाम को लगता है कि शायद हमला हो जाएगा। तो ये एक स्पॉयलर्स भी अपना अमल दरामद करते हैं इसके अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खुद ही रात को सोच के सोते हैं और खुद ही फैसला कर लेते हैं। बहुत सारे स्पॉयलर्स के अंदर खेल रहे हैं, नो डाउट। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप थिन लाइन पर चल रहे हैं, जिस तरफ एक तरफ वो अपनी पॉपुलैरिटी देखते हैं, ऑयल प्राइसेस देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी देखते हैं, दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि मैं कमजोर का ऐसा नाम मैं छोड़ के जाऊं कि मैंने कॉम्प्रोमाइज किया। इसीलिए आपने नोट किया कि जब ईरान जरा सा लगता है ईरानी लीडरशिप को कि हम तो नहीं परसीव हो रहे कहीं कि हम हारे हैं, तो वो सख्ती कर देते हैं। वो कहते हैं आपने अभी देखा नहीं हमारी मिसाइल, आप आएंगे तो आपको इस दफा बताएंगे हमने ऐसे ऐसे वेपन अभी। वो क्या करना चाहते हैं, वो अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि जनाब आप फिक्र ना करें, हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से अगर करेंगे तो डील करेंगे। तो दोनों के अंदर ये ऑप्टिक्स वाला एलिमेंट या कम अज कम परसेप्शन बिल्ड करने की एक ऑब्लिगेशन है, जो कि नेचुरल है। वो अननेचुरल नहीं मैं कह रहा, ये नेचुरल है कि ईरान चाहता है कि अगर डील हो तो वो ये समझे सारी दुनिया के कमाल बाहर वो है, रिजॉल्व दिखाया है। अमरीकी सदर ने दिखाना है कि कमाल काबिलियत है जिसकी वजह से और मेरी डेटरेंस इतनी थी कि एग्रीमेंट हो गया। अच्छा नहीं, ये ठीक है, ये सूरत हाल आपने बेहतर एक्सप्लेन कर दी, पर इसका वे फॉरवर्ड, इसके दरमियान कोई रास्ता है या ये डेड लॉक है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हॉर्न द लॉक्ड, उसको भी नहीं जीत मिल रही, उसको भी नहीं जीत मिल रही, वो भी अपना बयानिए का कैदी है, पाकिस्तान इनकलाब भी अपने बयानिए के कैदी हैं, दोनों चाहते हैं अपर हैंड पे हो, अपर हैंड कोई किसी का नहीं हो सकता, तो फिर नहीं हो सकेगा, फिर ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाएगी। जी, इसमें कोई शक नहीं कि हर हर अपॉर्चुनिटी का एक टाइम बार्ड होती है। आप ये तो नहीं कह सकते कि मुज़ाकरात को 6 महीने चलाते रहे। हम तो चाहेंगे कि पीस हो जाए और एग्रीमेंट भी जल्दी हो जाए, लेकिन टाइमिंग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। चीजें कूल डाउन हुई हैं। पहले जब ये जेडी वैंस यहाँ आए थे तो मैंने उस वक्त भी अपनी एनालिसिस में ये कहा था कि ये कूलिंग डाउन पीरियड चाहिए था इनको, ये थोड़ा सा जल्दी है। कूलिंग डाउन पीरियड ये होता है कि इतनी तबाही के बाद अपनी रियलाइजेशन करते हैं, ग्राउंड चेक करते हैं, रीइवैल्यूएट करते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेसेस को देखते हैं, अपनी कामयाबियों को वर्सेस फेलियर्स की तरफ कंपैरिजन करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑपरेशन की देखते हैं, और अपनी अगली स्ट्रैटेजी तय करते हैं कि मेरे पास अब ये ऑप्शन कार्ड मेरे रहते हैं, और उसको मैयर करते हैं कि मैं आया इस पोजीशन में हूं कि प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज कर सकूं अपने दुश्मन पर, ताकि वो मेंटली डिफीट हो जाए, विल टू फाइट खत्म हो जाए। ये इवेल्युएट आप करते हैं सून आफ्टर द सीज फायर, चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो। तीसरे दिन यहाँ पे आ गए तमाम लीडर्स, ईरान के भी आ गए और अमेरिका के भी आ गए। तो मैं उस वक्त भी कहा था कि ये कूलिंग पीरियड नहीं मिला। कूलिंग पीरियड आपको रियलिज्म की तरफ ज्यादा लेके जाता है। कूलिंग पीरियड आपको बताता है कि आपके हार्ट में कितने कार्ड हैं। कूलिंग पीरियड ये भी बताता है कि दुश्मन के पास क्या क्या सरप्राइजेस अभी आपके खिलाफ है। तो सारा करने के बाद वो टाइम नहीं मिला था, तो जाहिर है उसी, जैसे मैंने कहा, उस वक्त नेगेटिविटी बहुत सी, एक एलिमेंट ऑफ रिवेंज था ईरान के जहन में भी। जैसे मैंने अर्ज किया, 37 लीडर पहले, 19 साइंसदान, 59 इस दफा बच्चियां शहीद, तो एक एलिमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन था कि हमने कमजोर दिखाई नहीं देना। इंडोर क्या होता है वो तो आप और मैं नहीं जानते, लेकिन बाहर निकलकर मीडिया चैनल्स उनको ये बताना होता है कि वी आर वेरी स्ट्रांग, अगर मायदा ना किया अमेरिका ने तो हम ऐसे कर देंगे, और अमेरिका कहता है ईरान ने किया तो अभी तो मैंने अपना आप दिखाया ही नहीं है। तो आई थिंक ये नेचुरल है, इसमें कोई ब्लेम नहीं करना चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, मेहनत बहुत हुई है पाकिस्तान की लीडरशिप की तरफ से, मिलिट्री पॉलिटिकल दोनों, ऑल आउट डे एंड डे आउट उन्होंने मेहनत किया। तो आई होप एंड प्रे कि वैल्यू ऐड क्या तभी हो सकेगी कि आप कूलिंग पीरियड मुकम्मल हो गया है या अभी भी कूलिंग पीरियड नहीं मिला, या अब मिल गया है? कूलिंग पीरियड बयानात तक नहीं मुकम्मल हो रहा। अच्छा। वैसे
वैसे हो चुका है, वैसे हो चुका है अच्छा, लेकिन बयानात तक खत्म नहीं हो रहा। वो एक दूसरे को बयानात से समझते हैं कि बयान से ही हरा देना आज शाम तक। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर कौन बंद कराएगा? ट्रुथ सोशल अगर उनका कहते हैं 2 दिन बंद हो जाए तो जंग भी बंद हो जाएगी। हैं? बिल्कुल। ये 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 मेरा ख्याल है, क्योंकि अब सबसे ताकतवर दुनिया के वही शख्स है, तो उसके ऊपर तो अल्लाह ताला ही है जो करवा सकता है। जो इनको करा सकता है। अच्छा, अब सूरत-ए-हाल ये है कि कूलिंग इफेक्ट हो गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐसे बयानात भी तो कल दे रहे हैं ना। कल मैं उनका इसराइल का चैनल है 12, उस पे उनके बयान आया कि डील इज कंप्लीट हुई और ऑलमोस्ट साइनिंग हो जाएगी। और उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव बात इसराइल के टीवी पर जाकर की और उससे ऐसे लगा कि चीजें बिल्कुल तैयार हैं। फिर उन्होंने कहा माय टीम इज रीचिंग। तो एक दफा तो वो माहौल बना देते हैं पूरा, पर उसको ईरान रेसिप्रोकेट नहीं करता फिर। जी, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये गेम ऑफ नर्व्स ही है। और जो ही किसी को ये इंप्रेशन पड़ता है कि मैं कमजोर दिखाई दे रहा हूं, तो वो ऑब्वियसली बैकवर्ड। देखिए, हम्म, सदाम हुसैन के पास तकरीबन उसका 50% इकोनॉमी तेल पर चलती थी। सदाम हुसैन 50%, बहुत ज्यादा। 12 साल लगे थे उसको टेबल पे लाने में, या डिफीट देने में, या मिलिट्री ऑपरेशन करने में। 12 ईयर्स उन्होंने सस्टेन किया था सदाम हुसैन ने। हम्म। ईरान की इकोनॉमी मुश्किल से 20% है तेल पर इस वक्त। देर रह गई है 20%। तो ईरान से कैसे तवक्को करेंगे कि रातों तो रात इतना कर बाकी ले। 80% क्या है? हमें तो लगता है सारी तेल पे है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जो जितना ये कमा सकता है, तो उसका 20% सिर्फ चार। देखिए ना, इस वक्त दुनिया का, जब स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद नहीं हुआ था, हम्म, तो दुनिया का 4% दुनिया का तेल सिर्फ ईरान के हिस्से में था। 1.38 बिलियन बैरल पर डे जो सिर्फ चाइना को सपोर्ट करता था, वो भी बड़े लो रेट पर, क्योंकि चाइना में हिम्मत थी ले सके। चाइना की सिर्फ 13% रिक्वायरमेंट पूरी करता था। इसका 1.38 बिलियन, जो ऑलमोस्ट 85-90% था एक्सपोर्ट। तो उसके बावजूद आप देखिए, उसकी कैपेसिटी तो दुनिया में तीसरे नंबर पर है। लेकिन पिछले 47 सालों में सैंक्शंस की वजह से वो बेनिफिट इन लोगों को नहीं पहुंचा। ये तो ऑलमोस्ट ऐसे ही है कि उस जमीन में तेल है ही नहीं। तो ये कितनी ज्यादती है कि 47 सालों से। और फिर वो जो अक्सर हम बात करते हैं कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प, ये जो लोग ये नहीं पूछते कि न्यूक्लियर प्लांट एनरिचमेंट का आया कहां से था। ये तो अमेरिका ने खुद दिया था, शाह फरहान के जमाने में दिया था। तो अब वही उसको मांग रहे हैं वापस, तो ये उनकी मर्जी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आई होप एंड प्रे गुड सेंस प्रिवेल। अगर हम ऑप्टिकल और परसेप्शन बिल्डिंग से बाहर निकल आए और स्टेट्समैन की तरफ जाएं, सारे सारे फरीक ऑब्वियसली, तो मेरा ख्याल है कन्वर्ज हो सकती है अभी। अभी भी कन्वर्ज हो सकती है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो गारंटी ईरान मांगता है कि वो आइंदा मेरी सॉवरेनिटी पे हमला नहीं होगा, वो गारंटी पाकिस्तान दे सकता है? पाकिस्तान की ये स्ट्रेंथ है कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे ईरान को ये कहे कि आप पर अगर अब अमेरिका ने या इजराइल ने हमला किया तो विल बी विद यू। देखिए, हमारी तो बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। हमारी तो अभी भी इकोनॉमी, आपने देखा यूए ने पैसे मांग लिए तो हम चैलेंजिंग सिचुएशन में चले जाते हैं। आई थिंक पाकिस्तान स्टैंड अलोन इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए। इसमें चाइना को, ऑब्वियसली रूस को, और बड़े मुल्क आ सकते हैं, उनको शामिल होना चाहिए कि एलिमेंट ऑफ गारंटी तो वो होता है जो आपने रिट एनफोर्स भी फिर कर सके। कोई भी हो सकता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हैंड ओवर हो सकता है एनरिचमेंट है, ताकि हम सब न्यूट्रल होकर, जैसे आप प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि जी मैं डस्ट भी उठा के ले आऊंगा न्यूक्लियर। तो ये अना का मसला ज्यादा लग रहा है। एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप ये समझते हैं कि ये एक चीज खतरनाक है, ये बॉम्ब एक जगह पड़ा हुआ है थ्योरेटिकली सिर्फ, तो मैंने ये तो जरूरी नहीं कहना कि मैं बॉम्ब नहीं चाहता कि आपके पास हो, लेकिन मैंने उठा के ले जाना है। मेरी तरफ से जब तक ये कंफर्म हो जाए कि वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, सेफ चला कर दिया गया, तो वो डजेंट मैटर। तो आई थिंक ये जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जो प्रोग्राम अनडिफाइंड करने के बाद वो कहते हैं मैं डस्ट भी लेके जाऊंगा, तो उस ये सिर्फ ईगो और प्राइड है। ये वॉर विक्ट्री है, जो मैं कई दिनों से आपसे कई दफा प्रोग्राम में बात की, कि वो इस डस्ट को, इस प्रोलिफरेशन के एनरिचमेंट के मटीरियल को ले जाके अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि देखा, जो काम 47 साल से कोई नहीं कर सका था, वो मैंने कर दिया। मुझे ये लगता है कि वो ये अवार्ड ट्रॉफी के तौर पर यूज करना चाहते हैं। मोर ऑफ एन ईगो एंड ऑप्टिक्स, लेस ऑफ रियलिज्म। और ये चांसेस आपको कितने लगते हैं कि ट्रम्प और पजिश्कियान इस्लामाबाद आ जाएंगे और एक पीस एग्रीमेंट पे साइन कर देंगे थर्सडे फ्राइडे को? आउट ऑफ 100 कितने परसेंट चांस आप इसका समझते हैं? नहीं, वो मैंने पहले सवाल किया था, मैंने जुम्मी वाला काम ना मेरे से नहीं, कराए। एनालिसिस में हाउ। आई थिंक सो, ब्राइट चांसेस हैं। अभी तक मैं ज्यादा फेवर में देख रहा हूँ और गेस कम देख रहा हूँ। मतलब पहली देर बात आर है। मोर देन 50% चांसेस हैं या कि मोर देन पीस। 50% मैं चांस देखता हूँ, चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रम्प करें और ईरानियन प्रेसिडेंट करें या कोई और करे। लेकिन मैं एग्रीमेंट होते ज्यादा देख रहा हूँ और बैक ऑफ करते कम देख रहा हूँ, क्योंकि ये जो ऑप्टिक्स मैंने अर्ज किया कि वो है ही इसलिए कि जो ही एग्रीमेंट साइन होगा तो दोनों मुल्क कहेंगे कि हम जीत गए। तो वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी 8 बिलियन लोगों को जो दुनिया के हैं, टिल द टाइम अमन हो जाए, हमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया को कि कौन जीता और कौन हारा।
और आप पाकिस्तान का रोल क्या देखते हैं इस पीस एग्रीमेंट के बाद? डन, वी आर आउट ऑफ इट, हमारा काम खत्म हो गया, नाउ इट्स अ हैप्पी एंडिंग हो गई? नहीं नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल इतना खत्म होगा इतनी जल्दी। ये कोई डिजिटल ऑन ऑफ स्विच नहीं है कि बिजली बंद कर दी तो एयर कंडीशनर सारा बंद हो जाएगा तो सब कुछ अमन चैन हो जाएगा सब कुछ। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को मेरा ख्याल कंसर्टेड एफर्ट करनी पड़ेगी। हमने एक न्यू फाउंड जिसको रेलिवेंस दुनिया में गेन की है, हमें लेट गो करनी भी नहीं चाहिए। दुनिया हमें रिस्पेक्ट करती है, हम एक पीस लविंग मुल्क है, हमारी जो लीडरशिप है उसने दिन रात एक किया है। इंडिया इरेलीवेंट किया हमने, वो उनकी भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है क्योंकि नेतन्याहू के साथ जाकर 26 फरवरी को जाके मुलाकात करके अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर कह देगा कि आप फादर स्टेट हो हम मदर स्टेट है, आपकी पेन हमारी पेन है, तो फिर जब नेतन्याहू की पेन ओन करेंगे तो फिर फलस्तीनियों की पेन तो ओन नहीं ना कर सकते आप। आपने एक पेन को छोड़ा और वो थी इसराइल की पेन। आप इसराइल की पेन ओन कर ली और फलस्तीनी और गाजा की पेन डिसओन कर दी। 26 तारीख को बात करते हैं, 28 तारीख को हमला हो जाता है। आज तक चाबहार पोर्ट पर हमला नहीं हुआ, तो कोई रॉकेट साइंस तो चाहिए नहीं डॉट्स कनेक्ट करने के लिए। तो इसराइल के खिलाफ के हमायत में जाके इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने खुद गलत बस में बैठ गए। मैं अक्सर ये लफ्ज यूज करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 दफा इस साल में गलत बस पे बैठे हैं। एक दफा मई पिछले साल मिसलीड किया उनको किसी ने, मिसलीड किया उन्होंने कि पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। भावलपुर हमला करके याद है आपको, उन्होंने कहा था कि इन्होंने हम ही पर हमला कर दिया, हमने तो सिर्फ सबक सिखाना था। वो भी किसी ने इनको गलत बस में बिठा दिया था थिंकिंग। और मैंने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री में कहा था 1 मई को, जंग शुरू होने से 5 दिन पहले कहा था कि इस वक्त पाक फिजाइया के साथ ना एंगेज करें, इंशाल्लाह ये आपको सबक सिखाएगी, सरप्राइज देगी। वो हुआ बाद में, अल्लाह के फजल से हुआ, मेरा तो उसमें कोई काम नहीं था। लेकिन मैं कह ये रहा हूं कि हम रेलिवेंट हुए हुए। अब दुनिया हमें एक स्टेबलाइजिंग फोर्स, ना सिर्फ रीजनल नहीं ग्लोबल समझते हैं कि अमन के खाना लोग हैं हम, खुदा ना खास्ता टेररिस्ट नहीं है जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा होता रहा है। तो आई थिंक इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। पीस हो भी जाए तो हमें अपनी गुडविल भी रखनी चाहिए, एक ट्रस्ट जो डेफिसिट मुल्कों के दरमियान है वो भी ब्रिज करते रहना चाहिए, और अपना भी जो रेलेवेंस हमने न्यू फाउंड रेलेवेंस की है उसको वैल्यू ऐड करते रहना चाहिए। अभी भी देखिए बहुत काम होगा मिडल ईस्ट के ममालिक और ईरान के अंदर बहुत काम होगा। जीसीसी के ममालिक का जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है वहां बहुत गैप है नेगोशिएशन का और डिप्लोमेसी का, हम उसको ब्रिज कर सकते हैं। दोबारा से ईरान को कहें कि नहीं आप वापस आए, क्योंकि ईरान के से भी तो बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी इस वक्त जीसीसी ममालिक की हुई है ना। वो समझते हैं कि अब इस हालत में अगर इतना पोर्टेंट ईरान छोड़ के चला गया अमेरिका, तो ये तो जब मर्जी पोस्टरिंग जीसीसी के ममालिक की तरफ कर सकता है। कि एलिमेंट ऑफ अनश्योरिटी या एक ट्रस्ट डेफिसिट तो है ना अभी रिसेंट जो पिछले 2 महीने में जो कुछ हुआ है। आखिरी सवाल आपसे, आपने कहा इसराइल ने चाबहार पर हमला नहीं किया, ईरान इंडिया को वापस चाबहार दे देगा सैंक्शंस खत्म होने के बाद? डू यू सी चाबहार गोइंग टू इंडिया अगेन? मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इंडिया ने खुद ही बैक ऑफ किया है, बस से खुद ही उतरे हैं। ये वो इंडिया है, शायद मैं आपके प्रोग्राम में पहले कहा हो तो माजरत, लेकिन मुझे याद इसलिए आ रहा है और रेलिवेंट लग रहा है। मुजम्मिल साहब, ये वो इंडिया है जिसने इंदिरा गांधी ने ट्रूप्स वियतनाम नहीं भेजे थे। 21 साल जंग हुई थी 1954 से 75 तक। उस 21 साल तक अमेरिका के आने वाले हर सदर ने कहा कि इंडिया भी भेजे। इंदिरा गांधी ने कहा नहीं भेजनी क्योंकि अनजस्टिफाइड वॉर है। फिर सदाम हुसैन का आया 2003 का जमाना। फिर सदाम हुसैन के जमाने पे अमेरिका ने प्रेशर डाला इंडिया पर कि आप ट्रूप भेजें इराक के खिलाफ। अटल बिहारी वाजपेयी साहब वजीर आजम थे, उन्होंने कहा नहीं भेजना, अनजस्टिफाइड वॉर। फलस्तीन के यासिर अरफात, आप मेरे से ज्यादा बहुत नॉलेज भी रखते हैं, इतने सीनियर जर्नलिस्ट है। यासिर अरफात, मैं आज और आप मैं एग्री करेंगे कि यासिर अरफात इंडिया के ज्यादा करीब थे पाकिस्तान की निस्बत, लेकिन उनको भी डिच किया। तो 78 सालों का रिकॉर्ड जो इंडिया का था वो तो बहुत पॉजिटिव था। एक स्टेट जो कि अनजस्टिफाइड वॉर नहीं लड़ती। इधर प्रेसिडेंट सॉरी ये जाके नेतन्याहू को मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो मेरा ख्याल है फिर आपने कश्ती वाला वाकया देखा, जो आखिरी जरूर मैं ऐड करता चलूं कि 160 लोग मारे गए थे। वो क्यों? इंडिया को वो बहरी जहाज जो ईरान का जंग से पहले आया हुआ था उसको नहीं भेजना चाहिए था, थोड़ी देर और मेजबानी करनी चाहिए थी। और अगर भेजना जरूरी था तो फिर अमेरिका से हाईएस्ट डिग्री ऑफ एश्योरेंस लेकर उसको सेल ऑफ कराना चाहिए था। वो श्रीलंका के पास तबाह हुआ और रेस्क्यू इंडियन ने नहीं किया बल्कि श्रीलंका ने उसको रेस्क्यू किया, जो जाने बचाई जा सकी थी। तो ट्रस्ट डेफिसिट तो डेफिनेटली हुआ है। मुसाद ने जो रोल प्ले किया था जून 2025 में और अभी भी जो रोल प्ले किया है वो चाबहार फैक्टर नहीं था। तो आई थिंक इफ द सेम विजडम प्रिवेल्स, इसमें मेरा ख्याल ये है कि ईरान के लिए सबक है इसमें, वो जानना चाहेंगे आई एम श्योर। एंड मेरे से बहुत ज्यादा ज़हीन लोग होंगे जो समझ चुके होंगे कि इंडिया ने बहुत पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव रोल प्ले किया ईरान में। थैंक यू वेरी मच खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। ऑलवेज ऑलवेज। थैंक यू।